अस्सलाम वालेकुम। जो अब हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, विच इज अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज इसके ऊपर प्रैक्टिकली पूरा सवाल आ जाता है। ठीक है, वो आपसे लिटरली पूछता है कि जी आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थे और नए कॉन्स्टिट्यूशन के क्या आर्टिकल्स थे, किस तरह से वो बेहतर था आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन से। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जी इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब जी जंग जीत ली, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, तो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन जो थे दे वर डिवाइज्ड। तो प्रॉब्लम्स क्या आते हैं उसके अंदर। ठीक है, आई हैव डिवाइडेड द प्रॉब्लम्स इनटू इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज एंड लेजिस्लेटिव इश्यूज। ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज में सबसे पहली जो बात मतलब ये आ जाती है कि अच्छा आर्टिकल्स बन गए बट देयर वाज नो यूनिफॉर्म करेंसी। ठीक है, हर स्टेट अपने नोट छाप रही थी। ठीक है, एवरी स्टेट वाज प्रिंटिंग देयर ओन मनी, देयर वाज नो यूनिफॉर्म करेंसी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट्स वर ऑन द राइज। तो आपका कोई कंट्रोल मैकेनिज्म ही नहीं था ये देखने के लिए कि कितनी आपकी करेंसी प्रिंट हो रही है। ठीक है, दूसरा ये था कि कोई पावर ऑफ टैक्सेशन नहीं थी। इवन इफ द फेडरल गवर्नमेंट वांटेड टू टैक्स अ पर्टिकुलर स्टेट, इट कुडंट, बिकॉज इट वाज अप टू the articles of confederation basically had rights vested within the states. So there was a problem because US could not tax a particular state. Even if it did, it was up to the state to give whether or to acknowledge a particular tax or give its collection to the federal government or not. It was completely up to the state. This is why ये economic issues बहुत major और grave थे, जिसकी वजह से US को बहुत ज्यादा problem हो रहा था when articles of confederation were drafted. Political issues की बात करें तो सबसे पहले जो इशू था वो ये था कि there was no independent judiciary. Again, if there's a decision by one of the states, another court of the same state, because that court will be on the same hierarchy as that of the court in the previous state. तो जी जब कोई फैसला वो आराम से ओवरटर्न कर देता था, so there was no overarching proper supreme court का सिस्टम जो कि एक फाइनल से हो जिसके बाद आप डिसीजन ओवरटर्न नहीं कर सकते या सिर्फ अपील में जा सकते हो। There was no system like that. So all the courts could overturn the decisions of all of the other courts of the other states. So that was a huge problem because justice was not being served. दूसरा था कि जी there was no foreign affairs head. Again, आपकी कोई भी there was no army in the sense कि आपका कोई proper head नहीं है जो आपकी कैबिनेट में बैठा हुआ है जो foreign affairs को डील कर रहा है. Because each state will want to have its own foreign policy depending on its geographical location, depending on the kind of exports it wants to do, depending on the kind of economy it has. So there was no particular one foreign affairs head that could speak for the entire country. Third ये था कि जी it was एक inability थी to raise army and deal with threats. इसलिए क्योंकि आप आर्मी रिक्वेस्ट करते हो स्टेट से, the state does not want to, a particular state does not want to give its people. एक और मसला ये आता है कि जी फर्ज करें कि एक स्टेट रिबेल कर रही है, रिबेलियन चल रहा है स्टेट में, तो वो स्टेट क्यों अपने आर्मी देगी। ठीक है, तो ये सिविल वॉर के चांसेस जरा बहुत ज्यादा हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टेट राइट्स, व्हेन इट कम्स टू अ नॉन फेडरल सिस्टम। तो अगेन चले ये तो इंटरनल थ्रेट्स है, एक्सटर्नल थ्रेट्स के साथ भी डील करने के लिए नहीं कोई होता था, आपके पास आर्मी नहीं होती थी, बिकॉज द स्टेट्स वर नॉट बाउंड टू प्रोवाइड मैन टू द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, लेजिस्लेटिव इश्यूज की बात करते हैं। वन हाउस, नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, हर स्टेट का एक ही वोट होता था रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन। दिस वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर बिगर स्टेट्स सच एज कैलिफोर्निया, क्योंकि उनको होता था कि हमारी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज लेट्स से वेयर अ बिगर पॉपुलेशन। ठीक है, वेयर लेट्स से चलो ओके नॉट कैलिफोर्निया एट दैट टाइम बिकॉज इट माइट नॉट बी देयर, बट लेट्स से बिगर स्टेट्स इन द ईस्टर्न ऑन द ईस्टर्न कोस्ट had raised this cry because उनको बहुत issue होता था कि भाई we have a great percentage of people, we need to have a greater proportion of seats. That wasn't available. और दूसरा था कि it was a very impractical amendment process. ठीक है, बहुत ही weird था जहाँ पे आप amendments आप आराम से नहीं कर सकते थे, which means कि जो आपका constitution है वो पूरी जिंदगी वही चल रहा है आपका भाई। Why? Because there's no way that you can amend a particular process, you can amend a particular law because you need majority of the states की आपको consent चाहिए होता था। अच्छा, फिर जी इन्हीं इश्यूज की वजह से there was a constitutional convention was called in 1787 to draft a new constitution. ये कुछ salient features थे of the new constitution. एक तो it was a rigid constitution, it could not be easily changed. ठीक है, secondly ये था कि it was a written constitution of 6,000 words, it was around 10 to 12 pages long. Things that you do when you forget points जो आप mention करते हो उसके अंदर slides के अंदर। ठीक है जी, third point ये थी it was based on the concept of popular sovereignty of the people. It put decision making power, it put people at the foremost level.
जब से कहा था कि पॉपुलर सॉवरेनिटी से आपकी गवर्नमेंट बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर फाइनली आ गया था विच एड्रेस द ग्रीवियंस ऑफ द बिगर स्टेट्स। पहले आपका हाउस था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स विच वाज द लोअर हाउस। इसमें 435 मेंबर्स थे और ईच अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। The second is the Senate, which is also known as the upper house, जिसके अंदर 100 बंदा होता है। Each state gets 2 votes और now because there are 50 states और ये 6 साल के लिए senator elect होता है। फिर एक था system of separation of powers. So this is very important because it was very important to ensure कि infringement नहीं हो रही, judiciary जो है वो encroach नहीं कर रही upon the powers of legislature, upon the powers of the executive. Executive encroach नहीं कर रही on the powers of the legislature and vice versa. So ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था एंड वाज वेरी नेसेसरी ऑल्सो। उसके बाद एक और सिस्टम था चेक्स एंड बैलेंसेस का। तो जहां आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स इंश्योर हो रही है एग्जैक्टली उधर चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी आ रहा है विच बेसिकली टॉक्स अबाउट हाउ आप जुडिशरी हैज अ सर्टेन चेक ऑन द लेजिस्लेचर, जुडिशरी हैज अ सर्टेन चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस में आपका चीफ जस्टिस बैठ रहा होता है सेनेट में। इस तरह से मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजें करके एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल बिकॉज चेक्स एंड बैलेंसेस इज इटसेल्फ अनदर टॉपिक, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, अच्छा फेडरल सिस्टम था ये। ठीक है, इट वाज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप थी। डुअल सिटीजन क्या थी कि यू आर अ सिटीजन ऑफ यूएस एंड सेकेंडली यू आर अ सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। फिर एक कॉन्सेप्ट आया था जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू अगेन ये मार्वी वर्सेस मैडिसन वाले केस में आया था दैट टॉक्ड अबाउट हाउ the courts have the power to review laws of the legislature, laws passed by your government, by the Congress. तो ये पावर होती थी to check. This was again a check on the legislators to see कि जी कोई ऐसा law which is not in line with the constitutional provisions वो तो कहीं पास नहीं हो रहा। तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आ गया था। फिर जी 10 बिल्स ऑफ राइट्स जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था एज 10 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द अमेरिकन पीपल। इट इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट 10 points that have been included in the constitution because they talk about all the freedoms that the American people have. और फिर था स्लेवरी की बात। स्लेवरी जो है इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस, तो दिस इज an area that has been left out। ये थोड़ा सा वेग रहा है। ठीक है, so this basically ends your constitution का topic. If you get a question on the constitution, please do attempt it because आपके बहुत ज्यादा आराम से ठक ठक करके आप points लिख सकते हो उसके ऊपर। I've mentioned a million points. You can also find other points in the books if you're not satisfied with the slides. तो आराम से आप देखिए, नोट डाउन करें, तो बहुत ही डायरेक्ट किस्म का सवाल आता है। तो always make sure that you mention or attempt the constitution question. Thank you so much.